आज अपन पढ़ेंगे परिचर्या का मूलभूत सिद्धांत। कल अपन ने पढ़ा था शय्याग्रस्त रोगी के भोजन कराने में परिचारिका का उत्तरदायित्व है। शय्याग्रस्त किसको कहते हैं? शय्याग्रस्त किसको कहते हैं? शय्याग्रस्त जो रोगी बेड से उठ ही नहीं सकता, हाँ, उसको शय्याग्रस्त बोलते हैं। तो उसको भोजन कराने की परिचारिका का क्या उत्तरदायित्व है, क्या कर्तव्य है? परिचारक किसको कहते हैं? कंपाउंडर, नर्स, दात्री वगैरह। चिकित्सक के आदेशानुसार रोगी आहार स्थिति आदि का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। रोगी के आवश्यकता अनुसार सामाजिक व आर्थिक आधार पर भोजन की उपलब्धता, पसंद नापसंद के आधार पर आहार की योजना बनानी चाहिए। पाकशाला में तैयार हो रहे पथ्य का निर्माण चिकित्सक के निर्देशानुसार पूर्ण सुरक्षित व उपयुक्त रूप में होना चाहिए। औषध व्यवस्था के आधार पर पथ्य का प्रयोग करना चाहिए। आहार ग्रहण करने के पूर्व रोगी की मानसिक स्थिति का पता लगाना चाहिए। रोगी के कक्ष में उपलब्ध सामानों की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। भोजन ग्रहण कराने की विधि क्या है? सामग्री में क्या क्या चीज होगी? ट्रे, मैग्नेटास, तौलिया, बड़ी प्लेट, छोटी प्लेट, कप प्लेट, जंग, फीडिंग कप, चम्मच, कांटे, चाकू, पानी का गिलास, किडनी, ट्रे आदि। ये अपने सामान्य बातें हैं, ये इसको थोड़ा अध्ययन करना जरूरी है। विधि क्या है? रोगी की स्थिति के आधार पर यदि यह सक्षम है तो शैय्या के पास में साइड टेबल पर बैठने में सहायता करनी चाहिए। अक्षम रोगियों में फाउलर की स्थिति में बैठाकर उसके सामने एक छोटी टेबल बिस्तर पर रख दें। शैय्या के बगल में एक ऊंचा स्टूल रख दें, जिससे परिचारक, नर्स व रोगी एक टेबल पर आसकें। तत्पश्चात रोगी के हाथ व मुख धुलवाने का में सहायता करें। वह मैग्नेटास बिस्तर पर बिछा देवें एवं तौलिया को वक्ष प्रदेश पर लगा देवें। अब परिचारक, नर्स अपना हाथ धो लेवें तथा रोगी के बिस्तर के बगल में दाहिनी ओर इस प्रकार बैठ जाएं कि उसका चेहरा रोगी के सामने रहे, जिससे नर्स व रोगी एक दूसरे को देख सके। परिचारक को सुविधाजनक स्थिति में बैठाना चाहिए, जिससे आवश्यकता पड़ने पर वह रोगी की सहायता कर सके। रोगी को आराम से छोटे छोटे ग्रास बनाकर चम्मच से मुख में डालें। सूखे भोज्य पदार्थों को हाथ में लेकर खाने को दें। रोगी जिस प्रकार भोजन करता है उसी क्रम में भोजन कराना चाहिए। ठीक है। प्रत्येक व्यंजन को खाने के लिए रोगी को प्रेरित करना चाहिए तथा नापसंद या अनिच्छा होने पर जबरदस्ती भोजन नहीं करावें, नहीं तो उल्टी होने की संभावना रहती है। जब रोगी पर्याप्त मात्रा में भोजन कर तृप्त हो जाए तो भोजन कराना बंद कर देना चाहिए तथा पीने के लिए फीडिंग कप में जल भरकर देना चाहिए। मुख, हाथ, चेहरा धोने में मदद करनी चाहिए तथा उसे तौलिए से पोंछना चाहिए। तत्पश्चात रोगी को पूर्ववत स्थिति में पूर्ण आराम सुला देवें तथा रोगी व्यवस्था पत्रक में निम्नलिखित विवरण को दर्ज करना चाहिए। किए गए भोजन का प्रकार व मात्रा, भोजन के प्रति रोगी की रुचि व अरुचि, भोजनोत्तर सर्दी हो तो उसकी मात्रा। सर्दी किसको कहते हैं? उल्टी को। हाँ, भोजनोत्तर रोगी की शारीरिक व मानसिक स्थिति, ये मतलब उस परिपत्र में जो रोगी परिपत्र होता है ना, उसके अंदर लिख देना चाहिए। रोगी का अन्य मार्ग द्वारा पोषण। रोगी को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ हेतु संतुलित भोजन देना आवश्यक है। यदि रोगी की चरण सक्रिया ठीक नहीं है, मुखगत रोगी व्याधि नहीं
व्याधि नहीं है तो मुख द्वारा आहार दिया जाता है। यदि रोगी मुखगत आमाशयगत व्याधि से पीड़ित है तो उसे अन्य मार्ग नलिका, शीरा, धमनी, गुद मार्ग द्वारा पोषण दिया जाता है। समझ गए क्या इसमें? नलिका द्वारा मुख में नलिका डालकर, और कई बार शीरा के द्वारा भी दिया जाता है, धमनी, गुद मार्ग द्वारा भी दिया जा सकता है, जिससे शरीर को उन सभी तत्वों की पूर्ति हो जाए जो उसके लिए आवश्यक है। नलिका पोषण या आमाशयिक पोषण ट्यूब फीडिंग होता है या गैस्ट्रिक गेज होता है। यह तरल पोषक तत्वों को नली द्वारा देने की कृत्रिम विधि है, जिसमें नली को मुख व नासा में होते हुए ग्रास नली व आमाशय में प्रवेश कराते हैं। हॉस्पिटल में देखा होगा आपने कईयों को नासों में ऐसे नली डाली हुई। हाँ, ज्यादा मुंह द्वारा नहीं ले सकता तो रोगी बेहोश होता है, उसको दिया जाता है। नली का पोषण की आवश्यकता क्या है? इंपॉर्टेंट ऑफ ट्यूब फीडिंग। जब रोगी मुख में भोजन करने में असमर्थ हो तथा शरीर के लिए पोषण की आवश्यकता है, जैसे अचेतन, सन्निपात ग्रस्त रोगी। ठीक है भाई, सुन हटो है, कोई पता ही नहीं हुआ, अचेतन हुआ, जो चेतनता अवस्था नहीं हुआ। जब रोगी भोजन ग्रहण करने की इच्छा न हो, या मानसिक रोगों में मानसिक रोगी होता है तो वह इच्छा ही नहीं हुआ भोजन की, तो वह नलिका द्वारा दिया जाता है। हाँ, मेंटल है वो। जब मुख व ग्रास नली में कोई विकार या व्याधि हुआ हो तथा जबड़े का अस्थि भंग यानी फ्रैक्चर ऑफ मंडिबल, तालो विकार, लेफ्ट एंड प्लेट व खंड ओस्ट, हरलिप की शल्य चिकित्सा, ग्रस नली का संकोचन आदि। जैसे मान लो कोई ऑपरेशन कराइडा हुआ, नहीं ऑपरेशन कराइडा हुआ है मुंह और है, मैंने भी ये नलिका द्वारा ही दिया जाता है। जब रोगी अति दुर्बल हो तथा गंभीर दाह वर्ण की स्थिति में हो, अपरिपक्व शिशु, प्री नेचर बेबी, अर्बुद की अंतिम अवस्था में, जब रोगी आमाशय में भोजन रोकने में असमर्थ हो तथा सर्दी में उल्टी आल्टी आती हो, नहीं तो भी भोजन ग्रहण कौन कर सके, बन दोनों जरूरी है तो भी नलिका के द्वारा दिया जाता है। नलिका पोषण से लाभ क्या है? एडवांटेज ऑफ ट्यूब फीडिंग। नलिका द्वारा भोजन की अधिक मात्रा सुरक्षित रूप से दी जा सकती है, जिसमें आहार को व्यर्थ नष्ट होने से बचाया जा सकता है। जो आहार रोगी को अप्रिय हो वह भी इसी विधि से दिया जा सकता है। अतः शरीर के लिए आवश्यक पोषण की पूर्ण पूर्ति इस विधि से की जा सकती है। रोगी को नलिका पोषण व कई सप्ताह तक बिना किसी बाधा के रखा जा सकता है। शीरा मार्ग द्वारा दिए गए पोषण से होने वाली उपद्रवों है वेंस थ्रोम्बोसिस, बदलाव ये वेंस थ्रोम्बोसिस के, हाँ थ्रोम्बोसिस मतलब जमना, उसके द्वारा कई बार भोजन है वो बीच में अटक जाए आदि की अपेक्षा नलिका द्वारा दिए गए पोषण से उपद्रव नहीं होते। नलिका पोषण द्वारा दिए गए आहार को पुनः आमाशय से अंतःशोषण एस्पिरेशन किया जा सकता है। अच्छा ना, ये है नलिका पोषण में सामान्य निर्देश क्या दिए गए हैं? जनरल इंस्ट्रक्शन इन द ट्यूब फीडिंग। नलिका पोषण केवल चिकित्सक के अनुसार किया जाता है। नलिका पोषण देने के पूर्व रोगी को इसके बारे में समझाकर उसे आश्वस्त करें जिससे उसका सहयोग लिया जा सके। रबड़ की नली को प्रवेश कराने के पूर्व कुछ समय तक बर्फ में रखें जिससे वह ठंडी व कड़ी न हो। यदि रोगी वृद्ध है या कृत्रिम दांत लगा हो तो यह प्रक्रिया प्रारंभ करने के पूर्व उसके दांत को बाहर निकालकर रोगी को दे देना चाहिए। बस दांत मैंने संभला देना चाहिए, आप काट गया नकली लगेड़ा हो नहीं। हाँ, नली को जल में घुलनशील पदार्थ से संतुलित करना चाहिए। मतलब मैंने क्या ग्लिसरीन वगैरह लगा करके ट्यूब के बाहर से ग्लिसरीन वगैरह लगाते हैं चिकनाई के लिए, हाँ उसके बाद में फिर उसको अंदर डालते हैं। नली के अंदर घुलनशील पदार्थ संयुक्त करना चाहिए जिससे वह आसानी से प्राथमिक क्रम में प्रयोग हो जाए। इस हेतु खनिज तेल, ग्लिसरीन, तरल पैराफिन का प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि इनका शोषण मार्ग में जाने पर फुफ्फुसीय ऊतकों द्वारा अवशोषण नहीं होता। आहार देने में प्रयुक्त सभी उपकरण स्वच्छ होने चाहिए जिससे शरीर में संक्रमण प्रसार
का भय न हो। प्रत्येक बार पोषण देने से पूर्व आमाशयिक द्रव्य गैस्ट्रिक फ्लूइड की कुछ मात्रा में अवशोषित कर देखना चाहिए कि नली आमाशय में ही है। नली को प्रवेश कराते समय बल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, मतलब ज्यादा जोर नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो श्लेष्मिक झिल्ली के फट जाने की भय रहता है। श्लेष्मिक झिल्ली अपने पूरे शरीर के अंदर है, जहां ऑर्गन है नहीं अपने अंग है, उसके ऊपर एक पतली पतली झिल्ली होती है, जैसे प्याज की झिल्ली हो रही, प्याज काट रहा है अपना, उस हिसाब से एक पतली झिल्ली होती है, उसको म्यूकस मेम्ब्रेन बोलते हैं। गैस्ट्रिक फ्लूइड कुछ मात्रा में अवशोषित होकर देखना चाहिए कि नली आमाशय में ही है। नली को प्रवेश कराते समय बल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, नहीं तो श्लेष्मिक झिल्ली के फट जाने का भय रहता है। नली को बाहर निकालने से पूर्व उसे मोड़कर हल्के हाथ से आसानी पूर्वक निकाल लाना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना चाहिए कि द्रव श्वसन मार्ग में प्रवेश न करें, श्वसन मार्ग में प्रवेश न करें। मतलब दोनों नली है नहीं, ये जॉइंट हो है, तो बैक साइड में तो हुआ है भोजन नली और आगे की तरफ होता है श्वास नली। तो काटते समय निकालते समय उसको अपने, अगर उसके अंदर फीडिंग रह गया और जो श्वास नली का चले गया तो वो दिक्कत हो जाती है उसके। फिर प्रत्येक भोजन के साथ आमाशय में वायु प्रवेश नहीं करानी चाहिए। अत्यधिक मात्रा में अति तीव्र गति से भोजन देने के कारण आद्यमान, आद्यमान किसको कहते हैं? अफरे को, अफरा आ जाते हैं नहीं, उसको आद्यमान बोलते हैं। सर्दी मानी वॉमिटिंग, उल्टी, उदीकरण, रेगुलेटेशन एवं कर्मानुकुंचन गतिवृद्धि हो सकता है। इसलिए पोषण 3-4 घंटे के अंतराल में 150 से 300 ml बार की मात्रा होनी चाहिए तथा 24 घंटे में कुल मात्रा 2 किलोग्राम से 3 किलोग्राम तक देनी चाहिए, होनी चाहिए, कहना मतलब। रोगी को पोषण में दी गई मात्रा व बाहर निकली मात्रा का ठीक प्रकार से रिकॉर्ड रखना चाहिए। नलिका पोषण में परिचारक नर्स का उत्तरदायित्व क्या है? नर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द ट्यूब फीडिंग। रोगी का नाम, बिस्तर संख्या, बहिरंग क्रमांक आदि के आधार पर नलिका पोषण वाले रोगी निश्चय करना चाहिए। रोगी व रोग की अवस्था के आधार पर पोषण देने का निर्धारण करना चाहिए। परिचारक को यह निश्चय करना चाहिए कि दिया जाने वाला आहार रोगी के लिए उचित है या ठीक प्रकार से बनाया गया है। नलिका पोषण में प्रयुक्त सामग्री को विषक्रमित कर रोगी की शैया के पास रख देना चाहिए। नलिका पोषण की विधि क्या है? सामग्री में बताया गया है कि ट्री फीडिंग, कप पानी, मैग्नेटास तौलिया, राइल ट्यूब, स्निग्ध पदार्थ, एडेसिव प्लास्टर, सीजर, फनेल, पिनास, क्लैंप, चूषण उपकरण। विधि क्या है इसकी? कि सर्वप्रथम रोगी को नलिका द्वारा पोषण देने की विधि का ज्ञान कराना चाहिए जिससे वह सहयोग कर सके। अब उसे एकांत वातावरण प्रदान करना चाहिए। तत्पश्चात उसे फाउलर स्थिति में बैठाना चाहिए। यदि रोगी अति दुर्बल है तो उसके सिर को तालिका लगाकर ऊंचा कर देना चाहिए। रोगी के शैया व वस्त्रों को स्वच्छ रखने हेतु उसके वक्ष प्रदेश पर मैग्नेटास व तौलिया बिछा देना चाहिए। गंदे पदार्थों को डालने के लिए कैनिस्टर को रोगी के पास रखना चाहिए। भोज्य पदार्थों को बेड साइड लाकर से ऊपर रख लेना चाहिए। रोगी के मुख व दांत को अच्छी प्रकार साफ करके उसके नासा छिद्रों को सैलाइन जल से साफ करना चाहिए। इसके बाद परिचारक को अपने हाथों को स्वच्छ करना चाहिए तथा नली में पानी डालकर देखना चाहिए कि नली अवरुद्ध तो नहीं है। तत्पश्चात नली का शीरा नासा के अग्रभाग ब्रिज ऑफ द नोज पर रखकर उसे कर्ण पल्लव, ईयरलॉक तक ले जावे एवं वहीं से नली को उरोस्थि, स्टर्नम, उरोस्थि किसको कहते हैं? ये जो बीच की पट्टी है ना, ये अपने हड्डी, ये जो हड्डी है बीच में जुड़ी हुई, ये पसली जुड़ी हुई है, इसके बीच में एक हड्डी होती है, इसको स्टर्नम बोलते हैं। ये आपका उसका मतलब शरीर रचना विज्ञान में आएगा, ये एनाटॉमी में। नली से उरोस्थि स्टर्नम के फलक प्रवर्तक तक ले जाते हैं, वहां उस हिस्से को चिन्हित कर देते हैं। नली को 15 से 30 सेंटीमीटर तक चिन्हित करते हैं तथा उसे कुंडलीगत कोलाइट दाहिने हाथ में पकड़कर नली की नोक को बाएं नास छिद्र में प्रवेश कराते हैं तथा हल्के हाथ से शीघ्रता से नीचे उतार देते हैं।
जैसे ही नली नासाग्रसनी में प्रविष्ट होती है, क्षणिक प्रतिरोध उत्पन्न हो जाता है, थोड़ा सा प्रतिरोध उत्पन्न होता है। रोगी को सिर झुकाने के लिए कहते हैं तथा नली को 2.5 सेंटीमीटर बाहर निकालकर दूसरी तरफ घुमाते हुए आगे की ओर बढ़ाते हैं। जब उस नली ग्रसनी में पहुंचती है तो रोगी को मुखावरोध की अनुभूति होती है। फिर क्या है कि अपना न्यू लागे का अपना कंठ रोक रखे कहीं, हाँ? इसलिए रोगी को हांफने के समान लंबी लंबी व जल्दी जल्दी सांस तथा निगलने की समान क्रिया कराने के लिए कहना चाहिए। परिचारक को 8-10 सेंटीमीटर तक नली को आगे खिसका कर देना चाहिए तथा तब तक खिसकाते रहिए जाना चाहिए जब तक वह चिन्हित स्थान तक नहीं पहुंचते। तो चिन्हित स्थान का मतलब वह है कि जो अपना स्टोमक हो है ना, ये स्टोमक तक पहुंच गया है, थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। अब आमाशयिक द्रव्यों गैस्ट्रिक सिक्रेशंस को एक सिरिंज द्वारा बाहर अंतःचोषित एस्पिरेशन करते हैं। तब नली यदि तब यथा सीन पहुंच जाए तो इसे चेहरे के एक और एडेसिव टेप लगाकर, एडेसिव टेप क्या होता है? हाँ, प्लास्टर, ये प्लास्टर होता है ना, वो लगा देना चाहिए, स्थिर कर देना चाहिए। पोषण देने से पूर्व फनेल द्वारा थोड़ा सा पानी डालकर जो ये फनेल को धीरे धीरे नीचे लाना चाहिए जिससे नली में उपस्थित वायु बाहर निकल सके जाए। तत्पश्चात रोगी को तैयार कर दिया गया आहार व औषधि देते हुए जब आहार समाप्त हो जाए तब नली में थोड़ा सा पानी डाल देते हैं तथा नली को क्लैंप कर देते हैं जिससे नली में से द्रवों का रिसाव न हो। ये जो दिखा रखा था ना चित्र, इस चित्र के अनुसार से नली को अंदर डालते हैं। तत्पश्चात रोगी का मुंह, चेहरा व हाथों को धोकर पोंछले में मैग्नेटास एवं तौलिया हटा देने चाहिए तथा रोगी को आराम से बिस्तर पर लेटा देना चाहिए। रोगी व्यवस्था पत्रक में पोषण की तिथि, दिए गए पोषण की मात्रा, पोषण की प्रकृति तथा होने वाली प्रतिक्रिया का अंकन कर लेते हैं। अब पोषक नली को बाहर निकालने की विधि, अब तो अंदर घुसा तो दी मैंने, अब इसको निकालेंगे कैसे वो और देखो। हाँ, उसको निकालने की भी विधि होती है। रोगी के कपड़े व बिस्तर खराब नहीं हुए इसलिए ठुड्डी के नीचे वक्ष पर एक तौलिया बिछा देते हैं। नली को यथास्थान पर रखने के लिए चिपकाए गए एडेसिव को टेप को निकाल देते हैं। नली को मजबूती से क्लैंप कर देते हैं जिससे उसमें से द्रव निकालकर रोगी द्वारा अंतःचोषित न कर दिया जाए। रोगी को गहरी सांस भरकर फिर धीरे धीरे वायु निकालने के लिए कहना चाहिए जिससे ग्रसनी स्थिर हो जाए। जब रोगी वायु को बाहर निकाल रहा हो तो थोड़ी सी तेज एवं एक समान गति से नली को बाहर खींच लेना चाहिए तथा किडनी ट्रे में रख लेना चाहिए। उपयोगी हो तो उससे पहले ठंडे पानी से फिर गर्म साबुन से पानी से धो लेना चाहिए। नली के एक सिरे से पानी बार बार डालकर दूसरे सिरे से बाहर निकालने से नली को सफाई हो जाती है तथा नली को उबालकर सुखाकर इसके निर्धारित स्थान पर रख देते हैं। दोबारा अगर काम में लेवानी तो मैंने साफ सफाई करके बैंक छोड़नी चाहिए। फिर एक है सैयावरण है, नल क्या खाली नल, हाँ दोबारा काम में ले सकते हो उसको। नहीं, उसके अंदर ये बताया गया ना कि जैसे मान लो उसको साफ करके निर्जवाणुकरण करके छोड़ दो उसको, और अगर वो कट जाए फट जाए या कोई उसमें कोई मिस्टेक हो जाए तो उसको फेंक दो। कहने का मतलब ये है। अब आता है सैयावरण। अब सैयावरण क्या होता है ये देखो अब। हाँ, जो रोगी वृद्ध अतिकृष्य ऐसी व्याधियों से पीड़ित है जिसके कारण वे अपने दैनिक चर्या नियमित रूप से नहीं कर पाते, वह अपने अंगों को यथा समय हिला डुला भी नहीं पाते। रोगी एक जगह पड़े रहे नहीं, जो हिला डुले नहीं, तो एक ही शयन की अवस्था में रहने से उनके स्थानिक ऊतकों पर अत्यधिक दबाव पड़ता है जिसके कारण उस स्थान पर रक्त परिवहन कम हो जाता है। वो एक जगह पड़े तो वहां रक्त परिवहन कम हो जाता है।
उत्तकों को सम्यक पोषण न मिलने से कारण उनका क्षय होने लगता है, जिससे उत्तक क्षय कहते हैं। उत्तक क्षय होने के कारण उस स्थान पर व्रण बन जाता है। व्रण का मतलब घाव। जो मतलब पेशेंट है वो सोता रहेगा एक ही स्थिति में, तो उसके यहाँ हड्डी है ना, ये नीचे वाली, ये हाँ, रीढ़ की हड्डी के पास में घाव बन जाता है, तो स्थान पर व्रण बन जाता है। चूंकि रोगी सैया पर पड़ा रहता है तथा स्थानीय भाग सैया के निकट रहता है, इसलिए इस व्रण को सैया व्रण कहते हैं, बेड सोर। ठीक है। अच्छा, यह व्रण अधिकांशतः शरीर के अधिमय उभार, अधिमय उभार मतलब नीचे आप बोलो नहीं कि ये कमर वाली हड्डी, नीचे रीढ़ की हड्डी है, नीचे नीचे की साइड में, पर ये होता है अस्थिति की कठोरता के कारण उस स्थान से मांसपेशियों की मोटाई कम हो जाती है। त्वचा पर मंद रक्त प्रभाव है या पोषण भाव होने के कारण उस स्थान पर अस्थि में उभार का दबाव अधिक होता है। दाब अधिक होने के कारण वहां वर्ण बन जाता है, जिसे दाब वर्ण कहते हैं, प्रेशर सोर कहते हैं। शैया का वर्ण का स्थान दैनिक कार्यों में असमर्थता के कारण रोगी शयन की एक ही अवस्था में पड़ा रहता है, इसलिए उस अवस्था से संबंधित शारीरिक भाग में शैयावरण हो जाता है। इन अवस्थाओं में के द्वारा शैयावरण निम्नलिखित स्थानों पर होते हैं। अब ये स्थान बताए भी कहाँ कहाँ हो सकता है शैयावरण। उत्तान अवस्था है, स्पाइन पोस्ट, स्पाइन वो आगे ना आप वाली रीढ़ की हड्डी, पीठ के आधार पर रोगी के सोने की अवस्था को उत्तान शयन अवस्था कहते हैं। मनुष्य अधिकांशतः इस अवस्था में ही शयन करता है, इस कारण शैयावरण मरने की संभावना अवस्था से संबंधित शारीरिक भागों में अधिक होती है। पृष्ठ का भाग शैया के गद्दे के अधिक समीप होता है, वहां उस भाग को शुद्ध वायु नहीं मिल पाती है, क्यों पड़े रहने पर वायु खड़ लगेगी और नीचे पड़े रहेगा वो। इस कारण इस स्थान पर बना हुआ शैयावरण कृच्छ्र साध्य होता है। उत्तान अवस्था में शयन करने से रोगी के निम्न भाग प्रभावित होते हैं। ये एकदम सीधा लेट रहा है ना, इसको उत्तान पाद बोलते हैं। सिर का पश्च भाग अंशफलक है, स्केपुला, त्रिक्षंदी क्षेत्र, पृष्ठवंश की कशेरुका प्रदेश और कुरपुर संधि का पश्च भाग, पोस्टीरियर साइड ऑफ एल्बो जॉइंट। ये समझ गए ना आप? हाँ, तो ये इसमें इंग्लिश के शब्द है, ये सब आपके रचना में आएंगे, शरीर रचना विज्ञान में, एनाटॉमी है ना, उसके अंदर आएंगे सब ये। अधोशयन अवस्था, संज्ञाहीनता, मानस व्याधि से ग्रस्त, पृष्ठ भाग में वेदना के कारण रोगी अधोशयन की अवस्था में लेटा रहता है, जिसके कारण उससे संबंधित भागों में शैयावरण बन जाता है। ये वर्ण शरीर के निम्नलिखित भागों में बनते हैं। अंशफलक का अग्रभाग, स्त्रियों के स्तन प्रदेश, कान में गाल, पुरुष व स्त्री जननांग, जानु संधि, गुल्फ संधि। ठीक है। अब है हाँ, पार्श्व शयन अवस्था। अपा पसवाड़ो का एक रानी का पसवाड़ा में पार्श्व साइड पोजिशन। रोगी को पार्श्व शयन अवस्था में सोए रहने से निम्नलिखित भागों में शैयावरण बन जाते हैं। अंशफलक के बाह्य भाग, जगन प्रदेश, प्रगंडास्थि का सिर, हेड ऑफ द उमर्स, परसुकाय, रिब्स, जानु संधि का पार्श्व भाग, गुल्फ संधि का पार्श्व भाग, कर्ण का पार्श्व भाग। ठीक है। शैयावरण के पीड़ित रोगी, अति स्थूल या मेदस्वी रोगी, अति कृश रोगी, वृद्ध पुरुष, संज्ञाहीन रोगी, पक्षाघात के रोगी। यह रोगी किसके ज्यादा होते हैं? जैसे अति स्थूल मोटा आदमी हो, नहीं, मेदस्वी हो रोगी जिसके मेद ज्यादा हो, मोटा हो, तो वो एक साइड में सोता रहेगा, उसके वर्ण जल्दी बनते हैं। अति कृश रोगी, बिल्कुल ही कमजोर आदमी, वह सूखेड़ा हो, जिनके भी ज्यादा वर्ण जल्दी होते हैं। वृद्ध पुरुष, बूढ़ा आदमी, संज्ञाहीन रोगी, संज्ञाहीन मतलब बेहोश आदमी हुआ, नहीं, वो एक जगह पड़े रहे, जिनने घेरा नहीं पड़े रहे वो, ये बात से उसके भी वर्ण हो जाते हैं। पक्षाघात मतलब लकवा, पक्षाघात बोलते हैं लकवे को। वेगों के अनियंत्रित करने वाले रोगी तथा पुरुष ग्रंथि शोथ, प्रोस्टेटाइटिस। शैयावरण के कारण क्या है भाई? काज ऑफ बेड सोर क्या कारण है? शैयावरण उन रोगियों को होता है जो शैया पर एक ही स्थिति में पड़े रहते हैं। एक ही स्थिति में पड़े रहने से उस भाग पर दबाव, घर्षण आदि
के कारण सैयावरण बन जाता है। सैयावरण के निम्नलिखित कारण है। क्या कारण है? दबाव, प्रेशर। रोगी के लगातार सोए रहने से उस स्थान की त्वचा दबाव के कारण पतली हो जाती है तथा रक्त का संवहन उस स्थान से ऊतकों को समय प्रकार से नहीं मिल पाता, कम हो जाता है, जिससे ऊतक क्षय हो जाता है। इस कारण सैयावरण बन जाता है। दबाव के कारण सैयावरण बनने के निम्नलिखित कारण है। क्या कारण है भाई? गद्दे के कारण चिकित्सालय में रुई, डनलप आदि के गद्दे होते हैं। नमी के कारण या अच्छी प्रकार से रुई की भराई नहीं होने के कारण वह जगह जगह इकट्ठा होकर कठोर धारण कर लेता है, जिससे उस स्थान की रुई का शरीर पर अधिक दबाव पड़ता है। शरीर के उस अंग की त्वचा पतली होने से वह ऊतक क्षय होने के कारण वहां सैयावरण बन जाता है। एक ही स्थान में लेटे रहने के कारण रोगी को एक ही स्थिति में लेटे रहने के कारण उस स्थान को वातावरण की शुद्ध वायु नहीं मिल पाती, जिससे गर्मी होकर त्वचा में रक्तिमा या फफोले बन जाते हैं, फफोले नहीं, तथा रोगी की खुजली आदि करने के कारण वहां सैयावरण बन जाता है। घर्षण, चिकित्सालय में चादर के ठीक प्रकार से धुली न रहने, मिट्टी, धूल आदि लगा रहने से, खाद्य पदार्थों के गिर जाने से के कारण उस पर सलवटें पड़ जाती है, जिससे उसका कठोर भाग रोगी के त्वचा घर्षण कर सैयावरण बन जाता है। नमी, मॉइस्चर क्या है? रोगी की सैया पर मलमूत्र आदि के विसर्जन, खाद्य पदार्थों की गिरने, सफेद आदि के कारण चादर हमेशा गीली रहती है, जिसके कारण शरीर की त्वचा में हमेशा नमी रहती है, जिससे उस स्थान पर शुद्ध वायु न मिलने के कारण खुजली करने से सैयावरण बन जाता है, जो लगातार बढ़ता रहता है। ठीक है, एक सैयावरण के लक्षण और बढ़ाते थे, फिर आगे छोड़ाएंगे इसको, छोड़ा ही है। सैयावरण के निम्नलिखित लक्षण है। लालिमा युक्त त्वचा का होना, रेडनेस ऑफ स्किन, प्रभावित भाग का शीत व संवेदनशील होना, शौच, ओडिमा, दबाव, प्रेशर, दाह, बर्निंग सेंसेशन, रोगी का बेचैन रहना, कुछ समय पश्चात प्रभावित त्वचा का रंग नीला बैंगनी का होना, दबाव पड़ने से रक्त संवहन का मंद हो जाना, ऊतक क्षय के कारण प्रभावित भाग गलने लगना। ठीक है, आपका यहाँ तक ये हो गया चैप्टर आपका पूरा।